हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। कल हमने आरो भाग 1 यानी 11वीं क्लास से आरो भाग 1 की बुक की शुरुआत कर रखी है, एनसीईआरटी की, जो आपके केवीएस, पीजीटी और हरियाणा स्क्रीनिंग में वहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और हमने एक चैप्टर किए थे प्रेमचंद और कृष्णा सोबती की। हमने दोनों जो है कवि लेखक परिचय हमने पढ़ लिए थे। कृष्णा सोबती और प्रेमचंद दोनों ही लेखक परिचय कल हमने पढ़े थे। और आज हम करने वाले हैं सत्यजीत राय, और आगे के जो भी बनेंगे वो करेंगे लेखक परिचय, उनके बारे में जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी मृत्यु, उनका साहित्य में क्या क्या योगदान है, एनसीईआरटी में क्या योगदान है, जो छोटे बच्चे यानी +2 तक की बुक में। तो देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और हरियाणा स्क्रीनिंग की अगर आप बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें बेटा, और जितना उसके कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, और आपके ऑल डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ, मैं ये पूरा दावा करती हूँ कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। हमारे साहित्य में कितना बड़ा योगदान आप सभी जानते हैं। फिर कृष्णा सोबती के बारे में हमने कल पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे सत्यजीत राय के बारे में। चलो तो अब शुरुआत करते हैं। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। देखिए, ये लिखा गया, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। पटकथा 16 के साक्षात्कार से। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे सत्यजीत राय, ठीक है। और ये देखिए, मैं एक बात पहले आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, कि जब भी आप वीडियो देखने बैठे, खासकर मेरी वीडियो में बता देती हूँ, तो जहाँ ये दिया गया एनसीईआरटी में, वहाँ पर जो सिलेबस में किसी बच्चे को सस्पेंस है ना, केवीएस का कौन सा सिलेबस होगा, पीजीटी में हरियाणा स्क्रीनिंग का, तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन में इसमें क्या समानता है और क्या असमानता है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। जिन बच्चों के सस्पेंस है उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। और एक बात और बता दूं कि जब भी आप है ना वीडियो देखने बैठे, तो मैं यहाँ इससे काम नहीं चलने वाला बेटा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके इर्द गिर्द बाकी भी करवाती हूँ, तो बाकी को भी आप अपने कॉपी पेन में लिख ले, या फिर वीडियो को ना ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो मैं एक एक बात ये बेकार की बेटा नहीं बताती हूँ, एक एक बात आपकी काम की रहने वाली है। एक एक बात में मेरा एक एक प्रश्न बनने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से तन्मयता से अंतिम तक समय तक जरूर देखें। तो चलें अब शुरुआत करते हैं। देखिए, जन्म हुआ था सत्यजीत राय का 1921 में हुआ था, और कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कहाँ पड़ता है बेटा? पश्चिम बंगाल में, और जो है हमारे भारत में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख फिल्में, इन्होंने जो फिल्में लिखी हैं जो सत्यजीत राय ने, वो देखिए, अपराजिता है, अप्पू का संसार है, जलसा घर है, देवी चारुलता है, महानगर है, गोपी गायन है, बाक्य बायन है, पथेर पांचाली है बांग्ला भाषा में, शतरंज के खिलाड़ी है, सदगति है हिंदी में। तो देखिए, ये इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम है सत्यजीत राय की। जन्म हुआ 1921 कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। फिल्म कौन सी है? अपराजिता, अप्पू का संसार, अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाक्य बायन, पथेर पांचाली। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, पथेर पांचाली जो सत्यजीत राय की जो फिल्म है वो कौन सी भाषा में है? तो बांग्ला में। और जो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति इनकी कौन सी भाषा में? हिंदी में। तो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति जो कहानियां हैं, किसकी है बेटा? प्रेमचंद की कहानियां है दोनों दी। इस बात को ध्यान रखना। आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि किस लेखक की कहानियों के बारे में सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है, तो आप कहेंगे शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। और किस लेखक की कहानियां हैं? प्रेमचंद की, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे देखिए प्रमुख रचनाएं, अब ये हैं इनकी फिल्में यहाँ, ठीक है। और अब ये क्या है, इनकी रचनाएं। तो ये देखिए इनकी रचनाओं के पढ़ेंगे। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, क्या है, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जागीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। तो देखिए बेटा ये होंगे आपके प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जागीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। तो ये इनकी हैं, क्या है, रचनाएं हैं। ऊपर क्या है, इनकी फिल्में हैं। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इनकी ये हैं, इनके जो है सम्मान है यानी पुरस्कार हैं। फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, ये फ्रांस से भी इन्होंने प्रकाश वो मिला है पुरस्कार, जो फ्रांस का है लेजेंड डी ऑनर। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का महत्वपूर्ण सम्मान। अब देखिए जो अब कभी कई बार प्रश्न ये भी बन जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दे दिए, जैसे खेलों में दे दिया, और दे दे शिक्षा में दे दिया, फिल्मों में दे दिया। तो ये देखिए ये ऑस्कर पुरस्कार है जो फिल्मों का बहुत बड़ा पुरस्कार है, जो पूरे जीवन की उपलब्धियों के बारे में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार से भी सत्यजीत राय नवाजे गए थे। फिर भारत रत्न पुरस्कार, इसको तो आप सभी जानते हैं, जो है भारत रत्न पुरस्कार है जो हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और ये भी इनको दिया गया फिल्मी क्षेत्र में। फिर 1992 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखना यहाँ से एक बार फिर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1921 में सत्यजीत राय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी बेटा, 1992 में मृत्यु हुई थी। फिर क्या है, फिल्में इन्होंने लिखी थी, अपराजिता है, अपू का संसार है, जलसाघर है, देवी चारुलता है, महानगर है, गोपी गायन है, बाके बायन है, पथेर पांचाली है बांग्ला में, शतरंज के खिलाड़ी सदगति हैं जो कि प्रेमचंद की कहानियां हैं हिंदी में ये। फिर बेटा इनकी रचनाएं कौन सी हैं, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का क्या है, किला है, जागीर की जो है स्वर्ण मुद्रा है, बादशाही अंगूठी है आदि, ठीक है। देखिए यहाँ देखा जाए तो इन्होंने सारे राजा महाराजाओं के बारे में जो है रचनाएं लिखी है। प्रोफेसर शंकु के कारनामे को छोड़ दीजिए आप, सोने का किला भी उन्हीं का होता था, मतलब किले बड़े बड़े बनवाते थे। फिर जागीर की स्वर्ण मुद्रा, जागीर जो है वो अकबर का पुत्र था और ये सम्राट था। फिर बादशाही अंगूठी भी इन्हीं से संबंधित है। फिर देखिए अगर ये ध्यान दीजिए, अगर देखिए फिल्में लिखेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार को भी हिंदी में इन्हीं को मिलेगा, ठीक है। जो फिल्म बाकी तो ने तो इतनी फिल्में नहीं लिखी हैं। और रही बात इसकी, तो भारत रत्न इन्हीं को सर्वोच्च सम्मान मिला है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है जो, और पुरस्कार होता है। और सन 1992 में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, ये इनके बारे में बाकी जो पढ़ लेते हैं। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मों में सत्यराज अगली कतार में है। निर्देशन में पहली फीचर फिल्म इनकी जो है, पहली फीचर फिल्म कौन सी है बेटा, ये है बांग्ला भाषा में 1955 में। इसका सन याद रख लेना और इनकी भाषा याद रख लेना। कौन सी फिल्म है, पहली फीचर फिल्म है, और नाम क्या है, पथेर पांचाली है। भाषा क्या है बेटा, बांग्ला है, और 1955 में प्रदर्शित, यानी जो है ये आई थी 1955 में। और भाषा कौन सी है, बांग्ला है। फिल्म का नाम क्या है, पथेर पांचाली है, और क्या है, पहली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और उसने अपनी राय एक मिनट, उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी बार शुद्ध में पूछा गया है। उसने अपनी राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्म में अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनकी जो है
इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए बेटा यहाँ लिखा है इनकी जो है फीचर फिल्मों की कुल संख्या जो है 30 के लगभग है। कितनी है? 30 के लगभग इनकी फीचर फिल्में हैं। पहले इनकी फीचर फिल्म थी पथेर पांचाली, भाषा कौन सी थी? बांग्ला थी, यहाँ लिखा है, और 1955 में प्रदर्शित हुई थी। और 300 माफ़ कीजिए संख्या लगभग 30 के लगभग थी इनकी, ठीक है। और फिर ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि ये तो क्या है कि बोरिंग वाला है सब्जेक्ट। देखिए बेटा यहाँ से मैं पूरा अपना एनसीईआरटी है ना केवीएस वहीं से प्रश्न बना रही है। तो पूरा मैं दावा करती हूँ कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इन्हें आप छोड़कर ना जाएं। तो एनसीईआरटी 11वीं की है, 12वीं की है, आरो है, वितान है, भाग 1 भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम जनसंचार जो कि 3rd बुक है, तो उसको आप जरूर पढ़ें। अब भी आपके पेपर में 20 दिन के आसपास बचे हैं, तो पूरी जान लगा दीजिए और एनसीईआरटी की बुकों को ना छोड़ें, ठीक है। ये मैं अपने सिर्फ स्वार्थ की बात नहीं करी। अगर आपको लग रहा है ना कि हम खुद पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी चाहे आप खुद पढ़ लीजिए, अगर आप वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन बेटा एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहीं से प्रश्न बनते हैं। और आपने सिलेबस चेक कर लिया होगा, नहीं चेक किया है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अपने जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा, वो भी तुलनात्मक रूप से मिलेगा कि हरियाणा स्क्रीनिंग का क्या सिलेबस है, क्या इसमें समानता है, क्या इसमें असमानता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एचटेट पास भी होंगे और वे दोनों पेपर देने वाले होंगे, तो उनका जो है सस्पेंस वहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है बेटा, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और मैंने ये सीरीज चला रखी है। अब वितान भाग 2 की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी चैप्टर व्याकरण के भी डाले हुए हैं बेटा, वो भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण और बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। देखिए इन्होंने जो है अभी हमने पढ़ा था कि जो है शतरंज के खिलाड़ी है, सदगति है, इन्होंने इन पर फिल्में बनाई है। तो ये शतरंज के खिलाड़ी और सदगति है, ये किस लेखक की जो है कहानियाँ है? तो ये प्रेमचंद की है। तो प्रेमचंद पर इनकी 2 कहानियों पर इन्होंने फिल्म बनाई है, तो प्रेमचंद के बारे में तो ये फिल्में बनाएंगे ही। उसके बाद है बांग्ला में इन्होंने लिखा है बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय। बांग्ला भाषा में तो इन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय पर कहानियाँ लिखी, फिल्में बनाई है। और प्रेमचंद के बारे में हिंदी में इन्होंने फिल्में बनाई हैं। तो फिल्मों के पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन के अलावा बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लेखन काम भी बहुत संगीत के साथ किया है। बच्चों पर भी और किशोरों पर भी जो है फिल्म बनाई है, लेखनी चलाई है, ठीक है। और पशु पक्षियों, जासूसी, रोमांच, ये सब इन पे फिल्में बनाई है। अब यहाँ देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना उसके इसको अच्छी प्रकार आइए। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण। अब आपसे पूछ लिया जाएगा अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण में जो है वो कहाँ से लिया गया? तो ये पथेर पांचाली की जो बुक है, ये कहानी, ये माफ़ कीजिए फिल्में है ना पथेर पांचाली की, जो हमारी बांग्ला भाषा में है और पहली फीचर फिल्म है। ये अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण यहीं से लिया गया है। तो ये पथेर पांचाली क्या है? फिल्म है, ठीक है। और ये अप्पू के साथ 2.5 साल इनका संस्मरण है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये विधा क्या कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है? तो ये अप्पू के साथ 2.5 साल इनका संस्मरण है और ये पथेर पांचाली फिल्म से लिया गया है। अब देखिए बेटा काफ़ी वैसे तो पता होगा आपको, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातें, जो नई तैयारी करने लगे हैं, उनको छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान रहती है। तो मैं उनके लिए बता दूं, संस्मरण का मतलब होता है जो हमारे अतीत की, यानी जो हमारे अतीत की यादें होती हैं ना, जब वो याद संस्मरण यानी पीछे की जो यादें होती हैं उन पर हम कहानी लिख देते हैं, नाटक लिख देते हैं, तो ये इनको है ना संस्मरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने संस्मरण लिखा है अपना, और पथेर पांचाली फिल्म के बारे में लिखा है। तो बाकी इसमें जो है इस पाठ ये जो उन्हें लिखी है, तो इनकी बारे में ये है कि बहुत ही मतलब कि
2.5 साल में इन्होंने जो फिल्म बनाई थी पथेर पांचाली, तो उसमें कैसे पैसों का अभाव रहा है, बीच बीच में फिल्में रुकी है, फिर फिल्म रिलीज नहीं हुई क्योंकि पैसे नहीं थे, बहुत सारी मौसम संबंधी जो है कठिनाई आई। फिर ये जो है चरित्र जो है कि जो इनके जो करैक्टर थे फिल्म में उनसे संबंधित है कि वो उस बहुत सारी परेशानी आई, वो सारी परेशानी इसमें लिखी गई है, कैसे पैसों के अभाव में जूझते हुए और अंतिम तक इन्होंने अपनी फिल्म रिलीज करवाई और इन्हें पूरी फिल्म बनाई, तो और कितने बार बाद में जाके प्रसिद्ध हुई। ये सारी घटनाएं इसमें दी गई हैं, आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस पाठ को भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। ठीक है, ये भाई क्या है, मूल तो विलास गीते है, जो इसके जो है रचना इनका जो है भाषा में रूपांतरण करने वाले होते, इसका मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको लिखना। ठीक है, तो पहले तो ये क्या है, ये पथेर पांचाली जो आई थी ये क्या है बांग्ला में थी, लेकिन इसको विलास गीते ने भाई इसको दूसरी भाषा में, इसमें हिंदी में इसको बदला है। तो बाकी इसमें बस यही बातें हैं किसमें, तो ये मैंने आपको बताई दी है। अब आगे बढ़ते हैं, कल बाकी और भी देखिए प्रेमचंद और कृष्णा सोबती भी इसमें दिया गया है, इससे अगली वीडियो में है। जो लिखना था वह लिख गया, अब खुलासा बात यह है, एक बार 100 उर्दूटी का मुकाबला कीजिए। तो इन्हें शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। जो लिखना था वह लिख गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार 100 उर्दूटी का मुकाबला कीजिए, शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। ये हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। बेटा बाल मुकुंद गुप्त का हमारे साहित्य में क्या योगदान है, और ये कहेंगे ये हमारे हरियाणा के हैं, हरियाणा के कवि लेखक जो भी हैं लेखक रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर देखा जाए तो हिंदी में उत्तर प्रदेश के और जो है बंगाल का काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन ये हमारे हरियाणा के हैं, तो ये विशेषकर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हरियाणा स्क्रीनिंग के लिए तो पर्सन इसे बन सकता है। तो देखिए बाल मुकुंद गुप्त इन्होंने थोड़ा लिखा लेकिन काफ़ी निडरता के साथ लिखा है, वो आप खुद देख ही लेंगे, आगे पढ़ेंगे जब। 1865 को इनका जन्म गुडियानी जिला रोहतक हरियाणा में। देखिए बेटा एक बात का हम ध्यान रखिए, कई जगह इनका जन्म झज्जर भी दिया गया है और कई जगह इनका जन्म रेवाड़ी भी दिया गया है, लेकिन मैं आपका डाउट यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि जिला जो झज्जर जिला है आप सभी जानते हैं वो रोहतक से ही अलग हुआ है। जब इनका जन्म हुआ था तब रोहतक और झज्जर दोनों इकट्ठे थे, यानी जब झज्जर नहीं बना था तो जब रोहतक ही बना था। तो अगर अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब तो रोहतक ही लिखा हुआ है। ठीक है, और कई जगह इसका जन्म गुडियानी भी दिया गया है, तो अब जो एनसीईआरटी में दिया है वही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि रोहतक झज्जर तो उस समय एक ही थी। 1865 में इनका जन्म हुआ था, तो 1865 में हमारा झज्जर जिला नहीं बना था, और आप ये जानते हैं कि रोहतक से ही अलग होकर झज्जर जिला बनाया गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनका जो है संपादन, ये इनके प्रमुख संपादन है, यानी इनकी पत्रिकाएं हैं अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। क्या है, अखबार चुनार है, हिंदुस्तान है, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। देखिए नाम इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो पत्रिकाएं हैं, इनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इन्हें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और इन्होंने किस तरह हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं, और व्यंग्य की भावना से, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लेखनी चलाई है। तो देखिए मैं बेटा बार बार यही कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी जानकारी दूंगी, तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठें, उसको लिख लें। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो ध्यान से तन्मयता से सुने, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो मैं लिख कर नहीं बताती हूँ, मैं बोल कर बताती हूँ। एक एक जो है एक एक बात आपका एक एक प्रश्न बन सकता है, तो ध्यानपूर्वक सुने। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं देखिए, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। ठीक है बेटा, अब बाल मुकुंद गुप्त की आपने रचनाएं देखी, इसमें है अखबार संपादन है अखबार
चुनार हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। तो देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार ये पूछ लिया, यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अखबार चुनार और हिंदुस्तान, अखबार ने इसके साथ अखबार चुनार के बाद इन्होंने एक और लिखा था, कोहिनूर। कोहिनूर इनका एक और पत्र था, कोहिनूर, ठीक है। और क्या है, अखबार चुनार। ये दोनों ही उर्दू भाषा में प्रकाशित होते थे, दोनों की भाषा क्या थी, उर्दू। तो ध्यान दीजिए बेटा, अखबार चुनार और क्या है, कोहिनूर, दोनों उर्दू में थे, ठीक है, उर्दू में, चाहे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है हिंदी बंगवासी। जो हिंदी बंगवासी है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भाषा गढ़ने की टकसाल किसे कहा जाता है। तो बेटा भाषा गढ़ने की टकसाल हिंदी बंगवासी को कहा जाता है। एक आता है बेटा, एक ध्यान दीजिए, मैं ये कह रही हूँ ध्यान दीजिए, तो आपको विशेष कर सुनना है, कहीं आपका प्रश्न छूट नहीं जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, हिंदी बंगवासी आता है, एक आता है बंगदूत, एक आता है बंगदूत। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे जो है असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि बंगदूत ये उसका है या उसका। तो आज के बाद आपका ये असमंजस की स्थिति, आज के बाद आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बंगदूत बेटा लिखा है राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, बंगदूत लिखा है राजा राम मोहन राय ने, और हिंदी बंगवासी लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। तो देखिए मैं इसके लिए भी एक ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए। बंगदूत यानी दूत किसके में होते थे, राजाओं के जो है शासन में दूत भेजते थे राजा, जैसे कोई सूचना देनी होती है तो राजा उस दूसरे राजा के पास दूत भेज देते भी, ये सूचना इधर उधर करने के लिए। उस समय जो है फ़ोन तो होते नहीं थे, तो दूत ही ले जाते थे संदेश। तो बंगदूत किसका होगा, राजा राम मोहन राय का, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और हिंदी बंगवासी अगर मान लीजिए तो होगा, बंगवासी क्या है, फिर वैसे बंगवासी, वैसे बाल मुकुंद गुप्त, और भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात, भारत मित्र पूछ लिया जाता है कई बार, भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो बेटा भारत मित्र भी उर्दू में ही लिखा गया था, और ये होता था कलकत्ता से प्रकाशित। कहाँ से होता था भारत मित्र, कलकत्ता से। अखबार चुनार भी जो है उर्दू में, कोहिनूर भी उर्दू में, भारत मित्र भी उर्दू में, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं, और फिर है भारत प्रताप। यहाँ नहीं लिया गया है कोहिनूर और भारत प्रताप को छोड़ दिया गया। तो आप अपनी कॉपी में ये बातें जो मैं बता रही हूँ इसको भी नोट करें। फिर आता है भारत प्रताप, भारत मित्र, भारत प्रताप, एक और इनका पत्र होता था, उसको भी आप नोट कर लें। फिर आगे आता है शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू के चिट्ठे में हमें आगे पढ़ेंगे, देखिए फिर उसमें पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको। ये 1800 क्या है, 18 शिव शंभू के चिट्ठे 1903 में और 1905 तक ये इनके क्या रहे, इसे क्या संपादक रहे थे, ठीक है। तो और एक आता है इनका 1905 में बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली। बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली थी 1905 में, जिसमें इनके 50 निबंध थे। 1905 में बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली भी थी बेटा, 1905 में बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली थी, और उसमें क्या इनके 50 निबंध थे। अब अभी इनकी मृत्यु देख लीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, और उनमें मृत्यु हुई थी 1907 में। तो एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए अब इनका जो जन्म हुआ था 1865 में, ग्राम गुडियानी था, जिला रोहतक, झज्जर कुछ भी आ सकता है। तो उस समय रोहतक था, अब बाद में झज्जर बना है, ठीक है, हरियाणा का है ये। आगे बढ़ते हैं, अखबार चुनार, और अखबार चुनार के बाद एक और है कोहिनूर, वो आप ऐड कर सकते हैं, कोहिनूर। दोनों क्या थे, अखबार चुनार और कोहिनूर दोनों उर्दू में जो प्रकाशित होते थे, पत्र थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है हिंदुस्तान, फिर है बंगवासी। बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया है। और फिर है भारत मित्र। भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है। और इसके बाद है भारत प्रताप। फिर है भारत प्रताप, यहाँ नहीं दिया गया है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो आप लिख लें। भारत प्रताप ये भी उर्दू में प्रकाशित होता था। ध्यान दीजिए इनकी ज़्यादातर रचनाएं उर्दू में ही थी, पत्रिकाएं।
फिर हम लिखेंगे 1905 में इनका एक बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली संग्रह है। ये निबंधावली मतलब निबंधों का संग्रह, यानी बहुत सारे निबंध इकट्ठे कर दिए गए तो उसे निबंधों का संग्रह बोलते हैं। एक होता है कहानी संग्रह, एक होता है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह का मतलब बहुत सारे निबंध इकट्ठे कर दें हम, और कहानी संग्रह का मतलब होता है बहुत सारी कहानियाँ, एक से ज़्यादा कहानियाँ हम उसमें इकट्ठी कर दें, उसे कहानी संग्रह बोलते हैं। ठीक है। और शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। और देखिए 1905 से और 1903 तक, 1905 और 1903 शिव शंभू के चिट्ठे ने लिखे हैं 1905 से 1903 तक। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 18 सितंबर यानी दिया गया है 18 सितंबर 1907 में इनकी क्या है मृत्यु हो गई। 18 सितंबर, ये अपनी डेट भी इसको याद रख लेना, अगर रख सकते हो, नहीं तो 1907 भी काफ़ी होगा, नहीं दी है तो इतना भी दे सकते हैं। अब आगे देखिए, एक प्रश्न और बनता है बेटा, बहुत जरूरी, ये इस लाइन में लिखा है। देखिए, भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? भारतेंदु और बहुत ज़्यादा प्रीवियस परीक्षा में जो गत हमारी परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी किसे माना गया है? तो बाल मुकुंद गुप्त को माना गया है। ठीक है। अब कई बच्चों को ये परेशानी हो जाती है किस किस का याद करें, कहीं आदिकाल भक्ति काल के बीच में मानना है, कहीं भारतेंदु द्विवेदी। देखे तो इसके लिए भी बेटा मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। भारतेंदु को आप इसमें तय आया है, ठीक है, और द्विवेदी में दया आया है, तो आपकी यादगार के लिए बता रही हूँ आपको। अगर आप ऐसा याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए बता रही हूँ। जिन बच्चों को याद नहीं होता है, भारतेंदु को हम पढ़ेंगे ताऊ, तैसे तेंदु और तैसे ताऊ, और दे से द्विवेदी पढ़ेंगे, दे से दादा। तो दादा और ताऊ को कौन मिलाता है? बच्चे मिलाते हैं, तो बाल, यानी बच्चे में तो बाल मुकुंद गुप्त। दादा और ताऊ को कौन मिलाता है? बच्चे मिलाते हैं, यानी बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद, बाल मिलाते हैं यानी बच्चे मिलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको याद हुआ होगा। फिर है बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार रहे हैं। ये तो आपने पढ़ा, हमने कितनी इनकी रचनाएं पत्रिकाएं पढ़ी हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए, अखबार-ए-चुनार है, कोहिनूर है, हिंदुस्तान है, हिंदी बंगवासी है, भारत मित्र है, भारत प्रताप है। तो इन्होंने बहुत सारी जो है पत्रिकाएं छपवाई हैं। पत्रकार तो थे ही। देख बेटा, एक फिर ये लाइन ये हमारी काम की है। यहाँ देखिए, अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर महावीर और प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त को लंबी बहस हुई थी। अब एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और क्या है बाल मुकुंद गुप्त के बीच में किस शब्द को लेकर, किस शब्द की शुद्धता पर बहस हुई थी? तो आप कहेंगे अनिश्चितता पर। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में, अनिश्चितता शब्द को लेकर किन किन विद्वानों, किन किन लेखकों के बीच में बहस हुई? तो आप कहेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच में जो है अनिश्चितता शब्द को लेकर बहस हुई थी। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये द्विवेदी युग के क्या थे? ये जो है संस्थापक थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के संस्थापक से। और 1903 में इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब आगे चढ़ते हैं, विदाई संभाषण की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति। देखिए, जो विदाई संभाषण है, जो मैंने अभी बताया था कि इन्होंने व्यंग्य पर लिखा था, अंग्रेजों पर कटाक्ष किए थे, और इन्होंने विदाई संभाषण से लिया। शिव शंभू के जो विदाई संभाषण लिखा है, जो NCERT की बुक हमारी 11 है, उसमें लिया है आरो भागवन में विदाई संभाषण। और ये विदाई संभाषण इन्होंने लिया है शिव शंभू के चिट्ठे से, शिव शंभू के चिट्ठे से इन्होंने लिया है। ठीक है बेटा, शिव शंभू के चिट्ठे से लिया है। जो शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे इन्हें 1899 में। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे इन्होंने 1899 में। और फिर हम कहेंगे कि उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे विदाई की संभाषण इन्होंने लिया था इसमें शिव शंभू के चिट्ठे से। और इन्होंने ये लिखा था कि जैसे किस प्रकार जो है लॉर्ड कर्जन हमारे देश को, भारत को छोड़कर जाता है,
तो किस प्रकार से उनमें क्या है जो उन्होंने शासन किया था। देखिए जो हमारे ये वायसराय थे, जो अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने 18 चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1899 से लेकर 1904 और फिर 1904 से लेकर 1905 तक ये भारत के क्या रहे, वायसराय रहे। ठीक है, लेकिन जब ये जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इतनी क्रूरता हमारे देश पर की थी, इतनी क्रूरता की थी कि देखिए जो हमारे ये बेटा एक बात बता रही हूँ, ये प्रश्न भी आप लिख लीजिए, विशेषकर रूप से याद कर लीजिए। जो अभिव्यक्ति माध्यम और जनसंचार की बुक में ये दिया गया है कि संविधान का चौथा स्तंभ किसे माना गया है, तो बेटा संविधान का चौथा स्तंभ ध्यान रखिए पत्रकारिता को माना गया है। ठीक है, यानी ये जो पत्रकारिता है, जो हमारा संपादन करते हैं तो उसको माना गया संविधान का चौथा स्तंभ। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, उसको भी जो है नियमों में बांध दिया था, उसको भी बंधन में बांध दिया था। और वहाँ पे जो है जो उच्च पद पर अंग्रेज शासन करते थे, इन्होंने इतना क्रूर अत्याचार किया था कि जो हिंदी के जो हमारे भारत के हिंदुस्तान के जो भारत के थे लेखक, वो भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते थे। जो इसके काफ़ी उदाहरण हैं, जो काफ़ी पुस्तकें जो जब्त कर दी गई थी, तो इसलिए इन्होंने उनकी क्रूरता पर लिखा था ये शिव शंभू के चिट्ठे और विदाई संभाषण। ये जा रहे थे जब हमारे देश को छोड़कर, और किस प्रकार ये आप खुद पढ़ोगे तो आपको ये अच्छा और भी लगेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ कि इन्होंने लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखा था, तो ये भारत को जो है त्याग पत्र देकर जा रहे थे, वायसराय थे, भारत के 2 बार वायसराय रहे हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर बेटा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह हमारी आरो भाग 1 और 2 की सीरीज चलती रहेगी। आप इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अगर आप जिन गृहिणियों के पास समय नहीं है बैठकर याद करने का, तो वीडियो को 2-3 बार सुने, आपको अच्छी प्रकार से याद रह जाएगा। और मैंने कोशिश की है अपनी ओर से ज़्यादा देने की, क्योंकि इसमें तो गिनी चुनी ही कुछ बातें दी गई हैं एनसीईआरटी में। इसके इर्द गिर्द जितनी नॉलेज है वो मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज देने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी किसी पर्सन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए इसी तरह से हमारी सीरीज चलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।